हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन करने वाले हैं रीजनिंग बीएसएससी सीजीएल जो 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी अपन करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि रीजनिंग में पूछा गया था 2011 के बीएसएससी सीजीएल में। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला जो क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज से है। ओके, तो नंबर सीरीज में अपने को जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली आप कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस जो वीडियोज लेक्चर्स हैं बैंकिंग के उसमें जाकर देख सकते हो। वैसे यहाँ पे जो नंबर सीरीज है उसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले देखो इसमें क्या है, अपने को दिखाई दे रहा है नंबर डिक्रीज हो रहा है, पहले फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। जब भी कहीं पे आपको नंबर सीरीज में देखने को मिले डिक्रीज और इंक्रीज एक साथ किसी भी सीरीज में, तो आप सिर्फ एक काम करना, जहाँ भी नंबर इन डिक्रीज है फिर इंक्रीज है तो इसमें डेफिनेटली दो सीरीज मर्ज हुआ होगा। तो पहले अपन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक सीरीज को ये लेते हैं 17, 8, 72 एंड 66, और दूसरा सीरीज लेंगे 70 एंड 61। तो देखो इसमें क्या है, इसमें -6 डिक्रीज किया गया है, फिर -6 डिक्रीज किया गया है, और इसमें क्या है -9 डिक्रीज किया गया है। ओके, तो देखो पहला जो सीरीज है उसमें -6 का डिक्रीज हुआ है, -6 का डिक्रीज हुआ है। जो दूसरा सीरीज है उसमें -9 का डिक्रीज हुआ है। तो -9 और फिर से -9 डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा इस सीरीज का 52। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है। ओके, तो वेन डायग्राम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है मैंने अपने जो बैंकिंग के लेक्चर है उसमें करवाया था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी यहाँ पे तत्काल एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। देखो इसमें एक सर्कल है, एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है। ओके, तो सर्कल जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, एजुकेटेड यूथ को। ट्रायंगल जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को इंडिकेट करता है, और स्क्वायर जो है वो एम्प्लॉयड यूथ को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ। देखो नंबर ऑफ एजुकेटेड, जो नंबर हमको फाइंड आउट करनी है वो एजुकेटेड भी होनी चाहिए और एम्प्लॉयड यूथ होनी चाहिए। तो देखो एजुकेटेड मतलब सर्कल, एम्प्लॉयड मतलब स्क्वायर। तो सर्कल एंड स्क्वायर का जो कॉमन भाग वो क्या है, ये है। सर्कल एंड स्क्वायर का जो कॉमन पार्ट है वो ये है। तो इसमें कितने नंबर है, मतलब 2। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2। अब अगला क्वेश्चन इसी का अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ यूथ हु आर नीदर एजुकेटेड नोर एम्प्लॉयड। मतलब वो नंबर अपने को बतानी है जो ना कि एजुकेटेड है और ना एम्प्लॉयड है। एजुकेटेड मतलब सर्कल एंड एम्प्लॉय मतलब अपने को हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो ना ही अपने को सर्कल चूज करना है और ना ही स्क्वायर चूज करना है। इन दोनों के अलावा जो बचता है उसी को चूज करना है। तो देखो, तो सर्कल में ये पूरी आ गई, स्क्वायर ये आ गया, तो अपने को सिर्फ जो इन दोनों में ना हो वो क्या होगा, ये पार्ट। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 5। मतलब ऐसे यूथ को चूज करना है जो कि ना एजुकेटेड हो और ना ही एम्प्लॉयड हो। तो एजुकेटेड मतलब सर्कल और एम्प्लॉयड मतलब स्क्वायर। तो सर्कल एंड स्क्वायर को हटा के जो बचता है वो ये है 5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 5। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें अपने को बॉक्स में डिफरेंट नंबर अरेंज किया गया है। उस नंबर को अपने को रिलेशन बता के ये एक्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ आपस में नंबरों के साथ कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं ताकि एक दूसरे से लिंक कर जाए। तो मैंने ज़रा ध्यान से देखा तो मैंने देखा ये 17 है, ये 18 है। तो 17 को अब मैं 8 के साथ ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 25। उसके बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो 25 आ रही है, 5 × 5। ओके, फिर यही प्रोसेस क्या रिपीट हो रही है आगे। देखो 13 + 7 ये क्या हो जाएगा 20,
अब 5 × 4 ये भी 20 हो रहा है। मतलब ये समझ में आ चुका है कि इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल है। इसमें जो प्रोसेस है, जो नंबर को लगाया गया है, वो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग लगाया गया। 13 × 7 = 20, अब 5 × 4 = 20, 12 × 6 = 18, 6 × 3 = 18। उसी तरह से अगर ये सब प्रोसेस यही है तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 + 6 = 16, तो ये हो जाएगा 4 × x, मतलब x = क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, इस ये जो खाली पोजीशन है उसमें क्या आ जाएगा, 4 जाएगा। ओके सब फिर से देखते हैं। एक्चुअली क्या है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स में अलग अलग बक्से बनाए गए हैं जिसके अंदर अलग अलग नंबर रखे गए हैं। उस नंबर के रखने के जो तरीके हैं, सीक्वेंस है, क्या प्रोसेस है जिसके तरह से रखा गया, तो वो अपने को जानने के लिए अब मैंने देखा इन दो बॉक्स का जो नंबर है उसका जो सम है वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है। इसका भी जो सम है वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है। तो वही प्रोसेस इसमें भी लगेगा। इन दोनों का जो सम है इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, तो x मतलब 4 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या है। एट द एंड ऑफ अ बैंक्वेट, मतलब कोई भी एक प्रोसेस, या मतलब बैंक्वेट मतलब होता है कोई समारोह में ख़त्म होने के बाद जो होते हैं ना 10 लोग शेक हैंड्स, 10 लोग आपस में हैंड मिलाते हैं विद ईच अदर। हाउ मैनी हैंड शेक, तो कितने हैंड शेक हो गए, हैंड शेक मतलब कितने हाथ के जोड़े बनेंगे। ओके, टोटल 10 लोग हैं और सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो एक आदमी, जब 2 आदमी आपस में हाथ मिलाते हैं तो एक हैंड शेक होता है। मतलब हैंड शेक होने के लिए कितना, 2 हाथ का होना ज़रूरी है। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो NC2 होता है। N मतलब नंबर ऑफ पर्सन, C मतलब कितने हैंड, मतलब 2, C मतलब कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन 2 मतलब 2 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं। तो N 10 C 2, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 45। कैसे इसको ब्रेक करते हैं, ऊपर फैक्टोरियल 10, नीचे फैक्टोरियल 2 और 10 - 2 8। तो इसको जब फैक्टोरियल जो होती है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन लिखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 10 जो होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 10 × 9 × 8 ... तो इसी तरह से ये 10 9, अब उसका फैक्टोरियल 8 होगा तो फैक्टोरियल 8, ये 8 ख़त्म, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो डेज से रिलेटेड है, जरा देखते हैं क्या है। The day before yesterday is 3 days after Saturday. What day is today? जरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब है, द डे बिफोर yesterday। देखो पहले आता है टुडे, टुडे से एक दिन पहले क्या होता है, yesterday। ओके, और yesterday से एक दिन पहले क्या होता है, द डे बिफोर yesterday। ओके, उससे पहले एक दिन क्या होता है, द डे बिफोर द डे बिफोर yesterday। ओके, ये सीक्वेंस होती हैं डेज के। तो ये जो सीक्वेंस, ये जो दिन है वो कौन से दिन है, वो 3 डे आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के 3 दिन के बाद का दिन है। तो ये क्या हो जाएगा, सैटरडे, उसके बाद फिर संडे, फिर मंडे, ये हो जाएगा ट्यूसडे। ये कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे। तो अपने को फाइनल करनी क्या, टुडे। तो ट्यूसडे के एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे, ये हो जाएगा थर्सडे, और फिर टुडे जो होगा वो हो जाएगा फ्राइडे। ये हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि अपने को पूछा है व्हाट द डे इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है उसके बारे में पूछा है। तो समझ में आया, चलो फिर से समझ लेते हैं। अब डे का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, टुडे से एक दिन पहले का जो दिन होता है वो होता है येस्टरडे। येस्टरडे से एक दिन पहले का जो दिन होता है वो उसे कहते हैं द डे बिफोर येस्टरडे। उससे एक दिन पहले का जो डे होता है उसे कहते हैं द डे बिफोर येस्टरडे। ओके, इस नाम से इंडिकेट करते हैं।
तो वही बोला है जो ये दिन है द डे बिफोर यस्टरडे, वो है 3 दिन पहले का दिन सैटरडे से 3 दिन पहले का दिन। तो सैटरडे से 3 दिन पहले का दिन कौन सा होता है? ट्यूसडे। तो द डे बिफोर यस्टरडे जो होता है वो ट्यूसडे है। तो द डे बिफोर यस्टरडे क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। यस्टरडे हो जाएगा थर्सडे एंड टुडे जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्राइडे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए पहला तो अपन इसमें काउंट कर, जो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल्स है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6। स्मॉलेस्ट ट्रायंगल की संख्या टोटल कितने हैं? 6। उसके बाद ये जो लाइन है इसमें काउंट करना है तो ये हो जाएगा 7 एंड 8। फिर ये जो लाइन है इसमें काउंट करना है 9 एंड 10। फिर एक और लाइन जो है ये इस तरीके से, इसमें ट्रायंगल काउंट करना है 11 एंड 12। ओके, इस तरह से हो गई। उसके बाद अपने को काउंट करनी है इस तरीके से, जो है ये जो बन रही है तो क्या हो जाएगा? 13 14 एंड 15। और एक सबसे बड़ा जो ट्रायंगल जो होगा, जो तीनों साइड से मिलकर बना होगा, ये हो जाएगा 16। मतलब टोटल ट्रायंगल जो है इसमें कितने हैं? 16 है। ओके, जरा फिर से समझ लेते हैं। पहले तो अपने सबसे छोटे वाले ट्रायंगल को काउंट कर लेंगे जो इस फिगर में दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे? 6। ओके, अब अपन क्या करते हैं, सिर्फ इस लाइन के थ्रू जो ट्रायंगल्स बनते हैं उसको काउंट करेंगे। तो इसमें 2 ट्रायंगल है जिसका नाम 7 8 है, 2। फिर एक ये लाइन के थ्रू जो एंगल बनता है उसको, इसमें भी 2 ट्रायंगल आएगा। फिर ये इस लाइन से जो बनता है आपस में, उसमें भी 2 ट्रायंगल आएगा। ओके, ये सब करने के बाद फिर आपस में जो ये इस तरह से जो बनती है, इसमें 3 ट्रायंगल आएंगे, 1 2 एंड 3। और उसके बाद फिर एक पूरा संपूर्ण एक ट्रायंगल ये भी है। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 16। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या है, ये एक रेस का क्वेश्चन है। हरी वाज 5th हाईएस्ट एंड 5th लोएस्ट इन अ रेस। ओके, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। हाईएस्ट मतलब टॉप से अपन काउंट करेंगे और लोएस्ट मतलब बॉटम से काउंट करेंगे। तो टॉप से 5वें नंबर पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 5th। यहाँ पे अपना हरी है। ओके, और नीचे से भी 5वें नंबर से 1 2 3 4 5, नीचे से भी 5वें नंबर पे और टॉप से भी 5वें नंबर पे। ओके, तो हाउ मैनी पीपल पार्टिसिपेट इन दिस रेस? तो कितने नंबर पार्टिसिपेट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 9। चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जब ऊपर नीचे से दोनों से किसी का पोजीशन गिवन हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर देंगे। 5 + 5 - 1 = 9। ये हो जाएगा आंसर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए ये करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने को कैमल का जो कोड है वो ये गिवन है, रैबिट्स का कोड ये गिवन है। तो अमेरिका का कोड अपने को फाइंड आउट करना है। तो अमेरिका में पहला लेटर क्या है? ए। तो इसमें देखो ए का कोड है वो क्या है? ए का कोड है पी। इसमें भी ए का कोड है पी, मतलब ए का कोड क्या लिखेंगे अपन? पी। फिर आता है एम। एम का कोड देखो क्या है? एम का कोड 3 से ये ओ, तो एम का ओ। फिर आता है ई। ई का कोड देखते हैं, ई का जी। फिर आता है आर। आर का कोड क्या है? ये वाई। फिर आता है आई। आई का कोड क्या है इसमें? पीछे से तीसरा एल। फिर आता है सी। सी का कोड क्या है? एक्स। फिर आता है ए। ए का कोड पी। तो इस तरह से सॉल्व करना था। ये हो अमेरिका का कोड अपने पास, ये रहा आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो, ए एंड बी आर 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स हैं। दे सिलेक्ट 1 नंबर फ्रॉम 1 to 25। ओके, तो ए एंड बी ये टोटल 2 प्लेयर्स हैं। उनको क्या करना है, 1 से 25 तक के जो नंबर्स हैं उनमें से अपने को नंबर सेलेक्ट करना है। बोथ ऑफ देम सेलेक्ट द सेम
दे विल विन। अगर दोनों सेम नंबर सेलेक्ट करते हैं तो वो जीते हुए डिक्लेयर किए जाएंगे। तो इस बात की क्या प्रायिकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, ऑन नॉट विनिंग इन अ सिंगल ट्रायल। सिंगल ट्रायल में वो नहीं जीतते हैं, तो सिंगल ट्रायल में नहीं जीतते हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा संभावना क्या है, पहले इन दोनों को ये जो सिलेक्ट करते हैं नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो देखो 1 2 इस तरह से 25 नंबर है। तो मान लेते ए ने इसको फिक्स किया, उसके बाद बी को एक इसके साथ चुनने की टोटल संभावना कितनी है 25। बी इसको चुनेगा, इसको चुनेगा, मतलब 1 2 1 3 या फिर 1 और 1 इस तरीके से 1 और 25 इतने चुनेंगे। फिर ए क्या करेगा, इसको चुनेगा, तो फिर इसी तरह से टोटल जो होता है, इधर भी 25 लाइन, इधर भी 25 लाइन, मतलब 25 × 25 इतने केसेस बनेंगे दोनों को आपस में चुनने के, 1 से 25 तक के नंबर। ओके, देखो उसमें से सेम नंबर जो चुनेंगे वो कितने होंगे, 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से, तो लास्ट में 25 25, मतलब टोटल 25 केस ऐसे बनेंगे जिसमें ये दोनों सेम नंबर चूज करेंगे। सेम नंबर चूज करेंगे मतलब वो विन करेंगे। तो सेम नंबर चूज करना का मतलब उसको विन किया। क्या बोला गया इसमें, इफ़ बोथ ऑफ देम सेलेक्ट द सेम दे विल विन। तो विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 25 × 25 1/25। ओके, तो विन नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 - 1/25, तो क्या हो जाएगा 24/25, ये हो जाएगा आंसर। फिर से समझते हैं, टोटल केसेस कितने बनते हैं इन दो नंबरों से। ए एंड बी जो सिलेक्ट करते हैं 1 से 25 तक के नंबर को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो टोटल केसेस कितने हैं, 25 × 25, 25 केस इसके लिए, 25 केस इसके लिए, मतलब टोटल 625 केस बनेंगे। और दोनों सेम नंबर सेलेक्ट करेंगे, वो टोटल केस कितने हैं 25, क्योंकि देखो 1 1 वाला, 2 2 वाला, 3 3 वाला, ये नंबर सेलेक्ट करते जाएंगे, तो ऐसे केस कितने बनेंगे, वो 25 बनेंगे। तो जो सेम नंबर ऑफ केसेस जो होती हैं जिसमें दोनों सेम नंबर सेलेक्ट करते हैं उसमें विन करते हैं, तो विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 25/25 × 25, तो 1/25 ये प्रोबेबिलिटी हो गई उसके विन करने की। तो विन ना करने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 1 - 1/25 मतलब 24/25, ये केस होगा विन नहीं करने का। ओके, आगे देखते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है अपने पास, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है BSc CGL में। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं सिटिंग ऑन अ बेंच फ्लोइंग ऑर्डर, जो ये नीचे डायरेक्शन गिवन है इसके अकॉर्डिंग वो एक बेंच पे 5 लोग बैठते हैं। तो पहले एक बेंच में बना लेता हूँ इस तरीके से, ये हो गया, जिसमें 5 लोगों के लिए सीट है, ये 5 सीटें हैं इस बेंच में। ओके, तो चलो देखते हैं क्या क्या इसमें ऑर्डर गिवन है। P इज सिटिंग नेक्स्ट टू Q, मतलब P और Q ये एक साथ बैठेंगे, ऐसा इसने बोला है। S इज सिटिंग विद T, S और T ये दोनों एक साथ बैठते हैं, और T जो है वन ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ बेंच, T जो है वो लेफ्ट साइड पे बैठेगा यहाँ पे, तो S यहाँ पे आएगा क्योंकि उसके बगल में ही जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। P इज ऑन द राइट साइड ऑफ Q, जो देखो ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड, तो P के राइट साइड में Q यहाँ पे आ जाएगा, ये अपने देख लिए। एंड टू द राइट साइड ऑफ T, P जो है वो T के भी राइट साइड में है, इस तरीके से। आगे क्या लिखता है, Q आर सिटिंग टुगेदर, तो Q और R जो है वो एक साथ बैठते हैं इस तरीके से। तो Q R एक साथ बैठेंगे तो उसे Q के इस तरफ ही डालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा P Q और R, इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये अपना हो गया अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल, मिडिल में एग्जैक्टली कौन बैठा है, P। इसी तरह से एक और क्वेश्चन होगा वो भी पूछा जाएगा, तो इसी तरह से बनाने हैं, अगले क्वेश्चन पर आनी है। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। इसमें ये मैथ का क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग में डाल दिया, फिर भी देख लेते अपन। अ जू कीपर काउंटेड द हेड्स, हेड मतलब सर, ऑफ द एनिमल्स इन अ जू एंड फाउंड इट टू बी 80, मतलब एक जू कीपर है, उसने फाउंड किया जो नंबर ऑफ हेड्स है एनिमल्स के वो कितने हैं 80। ओके,
व्हेन ही काउंटेड द लेग्स, जब वो पैर को काउंट करता है एनिमल्स के, तो उसको मिलता है कि 250 पैर है टोटल। तो देखो हेड कितने हैं, हेड हो गए 80 और लेग्स कितने हो गए 250, ऐसा उसने काउंट किया। नाउ द जू हैड पिजन, पिजन मतलब कबूतर, कबूतर के कितने होते हैं 2 पैर होते हैं, ये याद करो। हॉर्स, हॉर्स के 4 पैर होते हैं, और डंकी, डंकी के भी 4 पैर होते हैं। द जू हैड, जो जू है उसमें ये 3 जानवर रहते हैं, पिजन, हॉर्स एंड डंकी। एंड द रेशियो ऑफ डंकी टू हॉर्स, तो इसने डंकी और हॉर्स का जो रेशियो है वो 1:2 बताया। तो देखो मान लेते हैं जो पिजन है वो x है, और जो हॉर्स है वो y है, और जो डंकी है वो z है। इस तरीके से नंबर ऑफ ये है इसके। तो इसमें ये बताया गया है y एंड z का रेशियो जो है y/z। क्या डंकी टू हॉर्स, y हॉर्स है 2:1, इस तरीके से इसने क्वेश्चन में बताया। तो देखो नंबर ऑफ हेड्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जानवर उतने ही नंबर्स ऑफ हेड होंगे, तो x + y + z इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। और नंबर ऑफ लेग्स मतलब क्या करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4y + 4z इक्वल टू 250, ये हो जाएगा नंबर ऑफ लेग्स। अब देखो y और z का रिलेशन तो बता दिया है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2z, तो इसको 2z से हाथ लगा दो, तो कितना हो जाएगा x + 3z इक्वल टू 80। ओके, y को 2z, तो यहाँ भी 2x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 4 12, 12z इक्वल टू 250। इसको 2 ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 6z इक्वल टू 125। 1 इक्वेशन एक, ये इक्वेशन ये 2, इसमें से ये इक्वेशन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3z इक्वल टू 45। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। जब y इक्वल टू 30 है तो 15 3 45, तो x का वैल्यू अपने यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 15 3 45 माइनस x 35। ओके, एक्स वाई जेड के वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लिए। तो अपने को क्या बताना है क्वेश्चन में, हाउ मैनी हॉर्स, हॉर्स को अपन क्या इंडिकेट किए थे, हॉर्स को अपन इंडिकेट किए थे वाई, तो वाई कितना है 30। तो अपने पास कितने नंबर ऑफ हॉर्स हुए 30। चलो फिर से समझते हैं। देखो एक जू है जिसमें वहाँ का जो जू कीपर है उसने काउंट किया तो जानवरों का, तो उसमें उसने पाया 80 सर टोटल, और लेग्स पाए उसने 250। तो मैंने माना एक्स वहाँ पे पिजन है, वाई हॉर्स है, और जेड डंकी है। तो देखो हॉर्स और डंकी के पास 4-4 पैर होते हैं और पिजन के पास 2 पैर होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ सर होंगे उतना ही काउंट किया होगा, उतना ही जानवर होंगे। तो एक्स वाई जेड ये सम ऑफ जानवर इक्वल टू 80। आगे बढ़ते हैं। तो जितने नंबर ऑफ जानवर होंगे उसके पैर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पैर एक्स जानवर तो टोटल पैर, 4 पैर वाई जानवर टोटल पैर, 4 पैर जेड जानवर टोटल पैर इक्वल टू 250। फिर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अपने को वाई की वैल्यू बतानी थी, वाई इक्वल टू 30 आता है, अपन ने आंसर किया। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे, फाइंड 2 वर्ड्स वन फ्रॉम ईच ग्रुप क्लोजेस्ट मीनिंग। मतलब अपने पास 2 ग्रुप है ए एंड बी, इन दोनों में से ऐसे वर्ड फाइंड करना है जिसका मीनिंग जो है वो क्लोज है, मतलब सिमिलर मीनिंग हो। तो देखो यहाँ पे रेज, यहाँ पे एलिवेट, इन दोनों का मतलब होता है उठाना। ओके, तो यहाँ रेज और एलिवेट जो है सिमिलर मीनिंग देते हैं। टॉप मतलब ऊपर होता है, फ्लोर यहाँ पे है, फ्लोर मतलब छत होता है, स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है, बेसमेंट मतलब जो घर के नीचे वाला भाग है वो होता है। तो ये चारों मीनिंग आपस में कुछ मतलब नहीं रखते। तो रेज और एलिवेट जो है ये दोनों में से उठाएंगे तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। यही था आंसर। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।